सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट सबसे ज्यादा दिख रहे हैं वो क्रूड ऑयल प्राइसेस में दिख रहे हैं। सो क्रूड ऑयल प्राइस और स्पेसिफिकली ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस इज लेस देन $75 पर बैरल नाउ, विच इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी। ऐसा मुझे लगता है। अभी आप बोलोगे यार क्रूड का नीचे जाना, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि डिमांड जो है वो कम है। सो आई कंप्लीटली एग्री ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट। बट यही वो कमोडिटी है जिसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर जाने की वजह से, सबसे ज्यादा सप्लाई चेन के डिसरप्शंस की वजह से जब ये प्राइसेस ऊपर गए थे तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन के नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, बिकॉज एनर्जी कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी, स्पेसिफिकली रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद। बट अभी ये फिर से एक बार कंट्रोल में आते हुए यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। सो दैट्स अ रियल पॉजिटिव न्यूज फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। दैट्स व्हाट आई फील। भले ही यहाँ पे ओपेक हो या ओपेक प्लस कंट्रीज हो, उन्होंने प्रोडक्शन कट्स लिए हैं, बट ये सही में ये प्रोडक्शन कर्व्स जो लिए गए वो कितने इंडिविजुअल कंट्रीज की तरफ से इंप्लीमेंट होंगे, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। ऐसा जो एक ओपिनियन है ओवरऑल ट्रेडर्स के माइंड में या ग्लोबल इन्वेस्टर्स के माइंड में अभी बहुत ज्यादा है। एंड दैट्स व्हाई वो स्पेकुलेशन ऑन द डाउनवर्ड साइड इज लिटिल हायर। और इसीलिए हम यहाँ पे ब्रेंट क्रूड के जो प्राइसेस है वो यहाँ पे लोअर होते हुए दिख रहे हैं। सो इंडिया के लिए इट्स अ पॉजिटिव न्यूज। और वैसे भी हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इट इज मच मच बेटर कंपेयर टू दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसी पे और एक न्यूज है, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी पे या फिर ग्लोबल बैंक्स पे स्पेसिफिकली। सो मूडीज ने नेगेटिव आउटलुक दिया है फॉर कैलेंडर ईयर 2024 फॉर ग्लोबल बैंक्स। रीजन बिहाइंड दैट, इतने ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट्स रिसेंट टाइम्स में, रिसेंट डिकेड्स में इन बैंक्स ने नहीं देखे थे। सो ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो वहां पे क्रेडिट ग्रोथ यानी लोन की ग्रोथ इंपैक्ट हो जाती है। रीपेमेंट कैपेसिटीज जो है बोरोवर्स की वो भी इंपैक्ट हो जाती है। और वो इंपैक्ट होने की वजह से रिस्क मैनेजमेंट के एंगल से एनपीएस के नंबर्स भी वहां पे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के नंबर्स भी वहां पे बढ़ सकते हैं। बट मूडीज ने ये भी कहा है, भले ही ग्लोबल बैंक्स में 2024 में प्रॉब्लम हो सकता है, बट इंडियन बैंक्स जो है दे आर वेरी वेल पोजिशन्ड फॉर मोर प्रॉफिटेबिलिटी। एक तो बैलेंस शीट्स बहुत ज्यादा क्लीन है, एनपीए के नंबर्स काफी नीचे है, प्रोविजंस के नंबर्स भी यहाँ पे नीचे है, क्रेडिट ग्रोथ में एक एग्रेशन यहाँ पे बैंक्स की तरफ से देखा जा रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आने वाले 2-3 सालों के बाद एक निगेटिव साइकिल एनपीए की क्रिएट हो सकती है। वी कैन नॉट डिनाई दैट। बट 2024 तो काफी अच्छा दिख रहा है इन इंडियन बैंक्स के लिए। एंड प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स भी जो है वो भी वहां पे काफी अच्छे आ सकते हैं, ये भी मूडीज का यहाँ पे कहना है। सो दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडियन बैंक्स। अब वर्ल्ड इकोनॉमी में और एक बात करेंगे जो है चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो इटली जो है उसने विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम दिस चाइनाज बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स, कमिटमेंट्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है चाइना के लिए। बट कहीं ना कहीं दिस इज द फर्स्ट G7 नेशन जिसने इसमें से फॉर्मली विड्रॉ किया है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इलेक्शन के पहले ही बोला था कि इटली ने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना इज अ मिस्टेक, एंड आई थिंक शी हैज करेक्टेड दिस मिस्टेक एज पर हर ओपिनियन। सो ये दो दे आर नॉट प्रोवोकिंग चाइना by withdrawing, but they said कि we feel that कि it's not in that best interest in Italy's interest, so that's why they are withdrawing. So देखते हैं क्या होता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बोला है यूनाइटेड किंगडम is coping with higher rates for now but risks lie ahead. So अभी इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा है एंड उसका जो इम्पैक्ट है आई थिंक इट इज गोइंग टू बी फेल्ट फॉर लिटिल लॉन्गर। जो रिस्क अवेलेबल है अभी भी बहुत ज्यादा है इंग्लैंड की या यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी में, एंड दे विल हैव टू लिव विद दिस
हायर इंटरेस्ट रेट्स फॉर सम मोर टाइम, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बोला है। माना जाता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जैसे यूएस हो या फिर यूरोप हो, जर्मनी, इटली, स्पेन, आई थिंक ये इनके फ्रांस, इनके सबके कंपैरिजन में यूके's इकोनॉमी इज नॉट दैट डूइंग वेल। एंड एक तो मतलब ब्रेक्सिट के बाद जो कंप्लीट मतलब इन अ वे जो एक सपोर्ट यूनियन का, यूरोपियन यूनियन का हो सकता था, वो डेफिनेटली वहां पे नहीं रहा। देयर आर एडवांटेजेस, देयर आर डिसएडवांटेजेस आल्सो, बट लुक्स लाइक कि ये हायर फाइनेंसिंग कॉस्ट जो अभी रहेंगे बिकॉज ऑफ दिस हायर इंटरेस्ट रेट्स, आई थिंक दे आर गोइंग टू पिंच यूके इकोनॉमी अ लिटिल मोर। सो ये इसी के लिए थोड़ी सी जो रिस्क है वो हाईलाइट किए हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड ने। विल हैव टू वेट कि एग्जैक्टली इसके रिpercussions क्या कैसे कैसे होते हैं और कब यूके इससे बाहर आ सकता है। बट माना जाता है कि आई थिंक यूके इज गोइंग टू बी द लास्ट इकोनॉमी जो इन सारे प्रॉब्लम से बाहर आएगी कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन या फिर यूएस। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो इंडियन इकोनॉमी में फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर FY24 गवर्नमेंट ने और नेट स्पेंडिंग बढ़ाने की रिक्वेस्ट मतलब हाउस को की है। पार्लियामेंट में वो प्रपोजल दिया है 58,000 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, जिसमें ओवरऑल मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात है एंड इवन डिफेंस पे भी उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। डिफेंस मतलब इन अ वे स्पेंडिंग दे आर गोइंग टू स्पेंड मोर अराउंड आउट ऑफ दिस 58,000 करोड़ रुपीस, 15,000 करोड़ रुपीस जो है वो डिफेंस पे स्पेंड किए जाएंगे, एक्स्ट्रा स्पेंड किए जाएंगे। दो यहाँ पे स्पेंडिंग के लिए मतलब अप्रूवल्स मांगे गए हैं, बट स्टिल गवर्नमेंट इज क्वाइट कॉन्फिडेंट they will maintain the fiscal deficit target of 5.9% of FY24 GDP. So that's a positive news. It means the revenue side या फिर GDP के जो numbers है, I think they are on right track to achieve this fiscal deficit number of 5.9%. जिस तरीके से पैंडेमिक के दौरान ये नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे फिस्कल डेफिसिट के, आई थिंक जो एक रिवाइवल हमने हमारी इकोनॉमी में देखा है वो बहुत ही स्ट्रांग रिवाइवल रहा है। एंड नाउ द ग्रोथ नंबर्स जो आ रहे हैं, जीडीपी के ग्रोथ नंबर्स या फिर जीडीपी के ग्रोथ के प्रोजेक्शंस भी जो आ रहे हैं, आई थिंक ऑल दोज थिंग्स आर गिविंग अ लॉट ऑफ कंफर्ट to the overall economy. I think and I think spending भी उसी तरीके से चल रहा है। So we are on right track to be a $5 trillion economy maybe next 3 to 4 years, 3 years specifically, अगर 3.5 years की अगर हम बात करते हैं, so that's quite possible ऐसा यहाँ पे लगता है। नोब्यूरा ने एक रिपोर्ट भी निकाली है, इंडिया टू बी वन ऑफ द राइजिंग स्टार्स इन एशिया। वैसे और दो कंट्रीज के बारे में भी उसमें बोला गया है अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। सो 2024 में ये जो 3 कंट्रीज रहेंगी एशिया में, आई थिंक दे आर गोइंग टू बी द राइजिंग स्टार्स। सो जिस तरीके से अगर चाइना की इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन नजर आ रहा है। बाकी अगर एक्स जापान की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो 4.6% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ इमर्जिंग मार्केट से, स्पेसिफिकली एशियन इमर्जिंग मार्केट से देखी जा रही है। बट ओवर द मीडियम टर्म इंडिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस आर गोइंग टू बी एशियाज राइजिंग स्टार्स, ऐसा नोम्यूरा का जो एक एशिया मैक्रो आउटलुक उन्होंने दिया है। आई थिंक दैट इज सेइंग सो मैक्रो इकोनॉमी की सिचुएशन अच्छी होना, इंटरेस्ट रेट्स मतलब कंट्रोल में रहना कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, डोमेस्टिक डिमांड कंजम्पशन बहुत ही स्ट्रांग है तीनों कंट्रीज में। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से राइजिंग स्टार भी बोला जा रहा है और एशिया के स्ट्राइविंग टाइगर कब्स भी इनको, इन तीनों कंट्रीज को बोला जा रहा है। सो लेट्स सी क्या क्या मतलब एग्जैक्टली व्हाट आर द नंबर्स वी आर गोइंग टू अचीव। सो अब स्टॉक स्पेसिफिक या स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे। द ड्रीम रन इज कंटिन्यूइंग, दो आई विल नॉट से दैट कि यूफोरिया यहाँ पे मार्केट में नजर आ रहा है। अगर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो हम देखते हैं निफ्टी का, सो अराउंड 22 का वो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है। यस, देयर इज अ प्रीमियम,
compared to the historical averages, but the premium is still under 10% ऐसा लग रहा है. Earnings per share जो है Nifty 50 EPS का, that is around 939. So वो भी एक steady growth यहाँ पे हमने देखी है. In last 6 months time, the EPS has grown by absolute terms में 10% से ये grow हुआ है. थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स अभी मतलब जैन से शुरू हो जाएंगे, तो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच. सो लेट्स सी. आई थिंक मतलब थोड़ा सा कॉशियसनेस रहना, देयर इज नथिंग नेगेटिव. फ्लोज जो है आफ्टर दीज रिजल्ट्स, आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लोज जो है वो यहाँ पे इंडिया में नजर आ सकते हैं हमें. सो लेट्स सी. आई थिंक आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट जिसमें जो फंड मतलब ओवरऑल फॉरेन इन्वेस्टर्स के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट्स है चाइना में एज एन इमर्जिंग मार्केट. They are around $3.5 trillion, or India में that number is around $500 to $600 billion. So I will not be surprised कि in coming years, in the next decade, I think we will see more than $1 trillion of investments from foreign portfolio investors, या फिर उनकी जो holdings होंगे वो इंडिया में उससे भी ज्यादा हो सकते हैं. So obviously it will not be only because of the appreciation of the holdings, but even fresh cash flows भी वहां पे काफी strongly आ सकते हैं. So all those things will definitely help Indian markets a lot. अब stock specific में HDFC Bank, Axis Bank के बारे में बात करेंगे. So they are tapping into artificial intelligence for customer onboarding and loan automation. So HDFC Bank हो, Axis Bank हो, या फिर AU Small Finance Bank हो. So US based एक analytics company है FICO, उनसे उन्होंने it's a cloud based प्लेटफॉर्म जिसने इंडिया में डेब्यू किया है, एंड मेजर बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ दे हैव स्टार्टेड ऑनबोर्डिंग clients also through these platforms. So definitely growth के numbers specifically Axis Banks और AU Small Finance Banks के लिए काफी अच्छे लग रहे हैं. I think HDFC Bank will take its sweet time, but hopefully I think they will also achieve the growth numbers for a smooth customer onboarding, enhancing loan automation procedures. इस पे वो सबसे ज्यादा यूज होती है ये टेक्नोलॉजी या फिर प्लेटफॉर्म. सो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस. श्री सीमेंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों. सो श्री सीमेंट प्लान्स टू बिड इंडियाज लिथियम ऑक्शन. सो आई थिंक जो ऑक्शन होने वाले हैं, जो JNK में लिथियम बैंक्स मिली है हमें, डिपॉजिट बैंक्स मिली है, तो उसके ऑक्शन होने वाले हैं, एंड गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग मोर देन $5 billion ऑफ auctions or money through these auctions. So let's see. So यहाँ पे श्री सीमेंट ने भी बिड करने का प्लान यहाँ किया है. अराउंड 5.9 million tons of deposits फाउंड आउट हुए हैं इन February इन JNK. अब उसके लिए जो माइनिंग वगैरह के लिए, उसके लिए श्री सीमेंट ने ऑलरेडी एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी से टेक्निकल असिस्टेंस के लिए एक टीम भी उन्होंने बनाई है. सो पार्टनरशिप्स आर गोइंग ऑन. सो आई थिंक अराउंड $600 to $700 million का कॉस्ट लगेगा. उतना इन्वेस्टमेंट शायद श्री सीमेंट को इसमें करना पड़ सकता है. लेट्स सी. मतलब दिस इज वन ऑफ द प्लेयर्स. देयर विल बी अदर प्लेयर्स आल्सो व्हिच विल बी इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स. अब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात करेंगे दोस्तों. वॉबक पिंकस जो है, दे आर प्लानिंग टू सेल अराउंड $100 million वर्थ ऑफ स्टेक इन IDFC फर्स्ट बैंक वाया ब्लॉक डील्स. वैसे कल जो क्लोजिंग प्राइस थी अराउंड 90 रुपीज की थी, अराउंड 85-86 रुपीज के बीच में ये ब्लॉक का मतलब प्राइसिंग हुआ है. सो डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक पे बढ़ सकता है. सितंबर में भी उन्होंने कुछ स्टेक सेल किया था, वहां पे भी स्टॉक में 2-3% का फॉल हुआ था. सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी. जब ब्लॉक डील्स होते हैं ऑन अ लोअर प्राइस तो इट इज पॉसिबल. बट सितंबर मंथ में भी जो उन्होंने स्टेक सेल किया था, काफी बढ़िया तरीके से मार्केट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया था. बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट्स किए थे. GQG पार्टनर्स, यस GQG पार्टनर्स, जो हमें अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, सो उन्होंने भी इसमें स्टेक लिया था. सो आई थिंक आज भी जो ब्लॉक डील होगी, आई स्ट्रांगली फील दैट कि बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विल swallow that, so that should not be a problem. But अगर ब्लॉक डील नीचे के प्राइस पे होती है तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक के प्राइस पे होता हुआ हम
देख सकते हैं। ओवरऑल ग्रोथ के नंबर्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वॉर्बक पिंकस एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है, so they might not be very enthusiastic about double digit growth, which could be around 15 to 20% kind of thing. Private equity players want a little higher growth, so that could be one of the reasons. But काफी पुराना इन्वेस्टर रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, बिग बिलीवर इन वी वैद्यनाथन्स मैनेजमेंट स्किल्स दैट वी हैव सीन, कि जब आईडीएफसी या कैपिटल फर्स्ट उन्होंने बिल्ड किया था, या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ जब मर्जर हुआ था, आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट का मर्जर हुआ था, तो आई थिंक वॉर्बक पिंकस ने काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया था कैपिटल फर्स्ट को। अब अडानी पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। अडानी पोर्ट्स जो है, दे आर कंसिडरिंग अ फंड रेजिंग मीट ऑन December 12। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि द again the focus is on business. This group has gone through a lot of hiccups, specifically after Hindenburg report. So I think मुझे लगता है blessing in disguise kind of thing हुई थी इस ग्रुप के लिए। The way they were planning the expansions, they were planning the fundraising and all those things, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक थॉट देना पड़ा अच्छी तरीके से। एंड नाउ अडानी पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं, अडानी पोर्ट्स एंड एसईसी, सो दिस इज वन ऑफ द अडानी ग्रुप कंपनी जो थोड़ी रैशनली वैल्यूड मुझे लगती है। बाकी कंपनीज द इरैशनैलिटी इज अगेन कमिंग बैक मोर फ्रॉम द न्यूज ड्रिवन साइड में स्टॉक की मूवमेंट्स हो रहे, तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा अवेयर ही रहना चाहिए। रैशनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशंस। मे बी मतलब उस वक्त भी हमने बोला था कि आई वाज स्केप्टिकल अबाउट द वैल्यूएशन पार्ट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अगर कुछ सही लगा था तो वो वैल्यूएशन का जो प्रीमियम था दैट वाज क्वाइट हाई ये था। सो आई स्टिल फील दैट कि भले ही वो इरैशनैलिटी अभी वापस नहीं आई है स्टॉक प्राइसेस में, उनके प्राइस टू अर्निंग्स रेशियोज में, बट स्टिल आई थिंक वी नीड टू बी लिटिल skeptical and cautious about these things. But in that particular case, Adani Ports is one stock कि जो थोड़ा rationally valued लगता है, जो काफी ज्यादा एसेट बैक्ड है। बैलेंस शीट की भी अगर हम बात करते हैं तो ऑल दोज थिंग्स मतलब या एसेट स्पेसिफिकली थोड़ा ज्यादा कंफर्ट देके जाते हैं। तो अभी जिस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में भी पोर्ट्स के एक्विजिशंस हो रहे हैं, तो उसके लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, बट उसी फंडिंग के लिए आई थिंक दे आर प्लानिंग बोर्ड मीट चल रही है। सो देखते हैं कैसे मतलब कितना फंड वो रेज करने का अप्रूवल वगैरह सब उनको मिलता है। बट बाकी अडानी स्टॉक्स में अगर आप कॉशियस रहोगे तो उसमें मतलब दैट वुड बी बेटर फॉर रिटेल इन्वेस्टर, ऐसा यहाँ पे लगता है। बाकी दोस्तों, इफ यू फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब तो investornet.in को विजिट कीजिए एंड हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या फिर इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investornet.in। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।